तो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो है मोशन। तो मोशन क्या चीज है उसके पहले अपन थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि फिजिक्स की कौन कौन से ब्रांच है और उन ब्रांचेस के अंदर अपन क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। तो मैकेनिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल। तो मैकेनिक्स के अंदर अपन क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकल या बॉडी का मोशन को स्टडी करेंगे और वो किस वजह से मूव कर रही है, उसका मोशन किसकी वजह से हो रहा है, उसको अपन स्टडी करेंगे। इस मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इस मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला स्टैटिक और एक को बोला डायनामिक। एक को बोला स्टैटिक और एक को बोला डायनामिक। तो स्टैटिक के अंदर अपन क्या करेंगे, स्टैटिक के अंदर अपन क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्स करेंगे। स्टडी ऑफ फोर्स करेंगे या यूं बोलो आप क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्स ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। स्टडी ऑफ फोर्स को करेंगे जो कि बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। मींस बॉडी पे फोर्स लग रहा है लेकिन लगने के बावजूद भी वो रेस्ट पर है। तो फोर्स को स्टडी करेंगे लेकिन उस बॉडी को जो क्या होगी, रेस्ट। बोल नाम से पता लग रहा है स्टैटिक, बोले तो जो स्टैटिक है जो रुका हुआ है। तो इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडीड अबाउट द फोर्स ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, जो रुकी हुई है। डायनामिक का मतलब मोशन में है। तो अगेन इसके अंदर अपन क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्स को स्टडी करेंगे ऑफ अ बॉडी इज इन मोशन। तो जो बॉडी मोशन में है, जो बॉडी मूव कर रही है, उस बॉडी के अंदर अपन उसके फोर्स को, उसके मोशन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इस डायनामिक को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला काइनेमेटिक्स और एक को बोला काइनेटिक्स। डायनामिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला काइनेमेटिक्स और एक को बोला काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन। तो हम काइनेमेटिक्स में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन को करेंगे। स्टडी ऑफ मोशन करेंगे विदाउट गोइंग इनटू द कॉज। विदाउट गोइंग इनटू द कॉज, बोले तो कॉज में जाए बिना बॉडी क्यों मूव कर रही है, किस वजह से मूव कर रही है, उस कॉज में जाए बिना हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन करेंगे। कि बॉडी चल रही है, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, इतने टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको स्टडी करेंगे विदाउट गोइंग इनटू द कॉज। और कॉज क्या है, बेसिकली फोर्स एंड टॉर्क। कॉज क्या चीज होता है, फोर्स एंड टॉर्क। बॉडी क्यों चलती है, क्यों तेज चलने लग जाती है, क्यों धीरे चलने लग जाती है, वो सब किसकी वजह से होता है, फोर्स की और टॉर्क की वजह से होता है। लेकिन हम कॉज में जाए बिना क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल करेंगे विदाउट गोइंग इनटू द कॉज। कॉज में जाए बिना हम बॉडी का मोशन स्टडी करेंगे। और काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अबाउट द कॉज। काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे
अबाउट द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन का मतलब हम किसकी स्टडी करेंगे? फोर्स की एंड टॉर्क की। फोर्स की एंड टॉर्क। तो एक सिंपल सा है, मैकेनिक्स अपन स्टार्ट करें तो शायद नेक्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स मैकेनिक्स पर ही बेस्ड है, और ये एक तरह से ये मान लीजिए फिजिक्स का सबसे टफेस्ट पोर्शन है। मैकेनिक्स फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है। मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक है, ऑसिलेशन है, वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, आपकी क्या नाम से मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है। अगर आप किसी से पूछेंगे यार फिजिक्स में सबसे टफ पोर्शन कौन सा है, तो बोलेगा मैकेनिक्स। वो बोलेगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या आएगा मैं आपको बता दूं। मोशन आएगा, 1 डायमेंशनल मोशन आएगा, 2 डायमेंशनल मोशन आएगा, लॉज ऑफ मोशन आएंगे, वर्क पावर एनर्जी आएगा, ग्रेविटेशन आएगा, रोटेशनल मोशन आएगा। तो ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। इवन एसएचएम भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स सबसे टफ ब्रांच है फिजिक्स की, और इसको टफ बेसिकली ये है टफ क्योंकि इसके लिए दिमाग चाहता है, थोड़ा सा मेहनत भी चाहती है, और ये टफ उन बच्चों के और बन जाता है जिन्होंने वेक्टर्स में लेबर नहीं किए। और मैथमेटिक्स के 2 टॉपिक्स और होते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो मैं आपको और पढ़ाऊंगा। तो उन 2 टॉपिक्स में लेबर नहीं किए बोले तो जब तक आपका वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सॉलिड नहीं होगा आप मैकेनिक्स सॉलिड नहीं कर सकते। और मैकेनिक्स में एक ब्रांच आती है, मैकेनिक्स का एक पार्ट है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स है, और ये काइनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, और स्टडी ऑफ कॉज क्या है बोले तो फोर्स। मींस इस मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स भी पढ़ने वाले हैं। जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएगा उसके अंदर फोर्स आएगा, और फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फोर्स। तो जब तक आपकी मैकेनिक्स सॉलिड नहीं होगी आपकी फिजिक्स सॉलिड नहीं होगी। तो मैकेनिक्स सॉलिड करने के लिए मैं फिर बार बार बोलता हूं, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सॉलिड होने चाहिए आपके, तब जाके मैकेनिक्स सॉलिड होगी। मैकेनिक्स में हम क्या करने वाले हैं? मोशन और कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने वाले हैं ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी या पार्टिकल का मोशन और कॉज ऑफ मोशन, किस वजह से वो चल रहा है, क्यों तेज दौड़ने लग गया, क्यों धीरे चलने लग गया, उसको स्टडी करेंगे। ठीक, मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक को बोला स्टैटिक, एक को बोला डायनामिक। स्टैटिक का मतलब साफ पता लग रहा है रुका हुआ, तो रुका हुआ है, बॉडी रेस्ट पर है, लेकिन रेस्ट पर होने के बावजूद भी बॉडी में क्या लग रहा है? फोर्स। अरे मैंने इस दीवार को धक्का मारा, खिसकी नहीं यार, तो इस पे फोर्स तो लगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है? रेस्ट पर है। तो जब बॉडी रेस्ट पर है तो उस पे जो लगने वाले फोर्सेस का जो स्टडी होगा वो किसके अंदर आएगा? स्टैटिक के अंदर। डायनामिक का मतलब क्या होता है? मूविंग बॉडी मोशन में आ जाता है, डायनामिक का मतलब मोशन हो जाता है। तो डायनामिक के अंदर हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ फोर्स करेंगे ऑफ अ मूविंग बॉडी। जब बॉडी मोशन में है तब स्टडी ऑफ फोर्स करेंगे। अब इस डायनामिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बॉडी जब मूव कर रही है तो उस मोशन को, उस स्टडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया कि जब बॉडी मूव कर रही है तो हम ये नहीं देख रहे कि बॉडी क्यों मूव कर रही है, बॉडी क्यों तेज चल रही है, हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, विद इन 10 मिनट ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा, कि आफ्टर 10 मिनट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन का क्या होगा, आफ्टर 10 मिनट ये कहां पर होगा। तो हम कोज की स्टडी नहीं करेंगे, हम केवल उसके मोशन को स्टडी करेंगे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या करेंगे? बॉडी का मोशन स्टडी करेंगे विदाउट गोइंग इनटू द कॉज। कॉज में जाए बिना हम बॉडी का मोशन स्टडी करेंगे। और काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे? कॉज को स्टडी करेंगे, बोले तो फोर्स को स्टडी करेंगे और टॉर्क को स्टडी करेंगे। ठीक है कि नहीं? बात क्लियर? अब अपन सबसे पहले बात करते हैं अपन बात करते हैं भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ अनदर बॉडी इज स्पेसिफाइड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है भाई? एक ऐसा सिस्टम है जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, किसी दूसरी बॉडी की पोजीशन को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, बताते हैं। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एज यू नो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी को भी लिया जा सकता है, किसी की भी रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी की पोजीशन बताई जा सकती है। बट इन फिजिक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन फिजिक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम क्या लेते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। इन physics we generally takes Cartesian coordinate system as frame of reference. As you know, in Cartesian coordinate system there are three mutually perpendicular axes. In Cartesian coordinate system क्या होते हैं भैया? Three mutually perpendicular axes होते हैं, x axis, y axis and z axis। तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। x axis बोर्ड पर है, y एक्सिस भी बोर्ड पर है, दोनों परपेंडिकुलर है, और z एक्सिस भी इनके परपेंडिकुलर होगा। तो भैया आप सब जानते हैं कि x और y अगर दोनों बोर्ड के प्लेन पर है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन अगर मेरे को ड्रॉ करनी है तो वह लाइन इस बोर्ड पर नहीं आएगी, वो लाइन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगी। तो एक्चुअल में z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और वो किधर की तरफ है? ये पॉजिटिव z और ये नेगेटिव z। लेकिन जैसा आप जानते हैं मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरे पास ये वॉल नहीं है, ये दीवार नहीं है, तो मैं z एक्सिस ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता। तो z एक्सिस में ऐसे ड्रॉ करता हूं, लेकिन ध्यान रखना z एक्सिस इन द प्लेन ऑफ बोर्ड नहीं है। z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। जब ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तभी ये x और y दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई भी वेक्टर x डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन देने के लिए क्या यूज करेंगे? i कैप। y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप और z की तरफ k कैप। ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव z और अंदर की तरफ नेगेटिव z। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा इनको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, या अब यूं बोल सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन x y z को इस तरह से रखेंगे कि अपन i क्रॉस j करेंगे तो क्या आना चाहिए k, j क्रॉस k करेंगे तो क्या आना चाहिए i, और k क्रॉस i करेंगे तो क्या आना चाहिए j। x y z को हमेशा या इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन कुछ इस तरह से ली जाएगी कि i क्रॉस j पॉजिटिव k आना चाहिए, j क्रॉस k पॉजिटिव i आना चाहिए, और k क्रॉस i पॉजिटिव j आना चाहिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपन इस तरह से x y z एक्सिस चूज करते हैं, और तीनों की तीनों एक दूसरे के क्या होंगे भैया? परपेंडिकुलर होंगे। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? ओरिजिन O, और इस ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में ही अपन क्या करते हैं? किसी अनदर बॉडी की पोजीशन को लोकेट करते हैं। अब बात करते हैं भैया लोगों पोजीशन वेक्टर। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है पोजीशन वेक्टर बोले तो एक वेक्टर होगा जो क्या करेगा? पोजीशन को लोकेट करेगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या चीज है कि पोजीशन वेक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी बॉडी या किसी पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं। अरे किसी भी चीज की पोजीशन बतानी है तो उसके लिए अपन को रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लेना पड़ता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या करेगा? एक बॉडी की या एक पॉइंट की किसी अनदर बॉडी या किसी अनदर पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा। पोजीशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, जैसा अपन पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि अगर आपको किसी भी चीज की पोजीशन बतानी है तो आपको सबसे पहले किसी न किसी को ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी आप किसी अनदर बॉडी की पोजीशन को बताएंगे।
तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट। तो लेट अस सपोज ये दो पॉइंट है P और Q, और मेरे को बोला गया फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस Q का P के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन वेक्टर होगा, तो या यूं बोलूं Q का P के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन होगी। तो मैं क्या करूंगा, P से, P के रेस्पेक्ट में बतानी है, तो P से Q की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। तो मेरे पास दो पॉइंट थे P और Q, तो मैंने क्या करा, इस P से Q की तरफ एक एरो, एक वेक्टर ड्रॉ किया। तो ये जो एरो या ये जो वेक्टर आएगा ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P। ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P। तो आपके पास दो पॉइंट थे P और Q, तो P से आपने Q की तरफ क्या कर दिया, एक एरो ड्रॉ कर दिया। तो ये एरो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q। इस एरो की लेंथ क्या बताएगी, कि Q P से कितना डिस्टेंस पर है, और इस एरो का डायरेक्शन क्या बताएगा कि Q P के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, Q P के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन सब जानते हैं कि किसी भी चीज की पोजीशन अगर आपको बतानी है किसी अनदर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो अपन पोजीशन बताने के लिए क्या करना चाहते हैं, Q की P के रेस्पेक्ट में पोजीशन बतानी तो क्या चाहेंगे, Q P से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो अपन क्या कर देंगे, P से Q की तरफ एक एरो ड्रॉ कर देंगे। तो यह एरो क्या कहलाएगा, Q का P के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। तो अगर आपको Q का P के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बताना है, तो P से Q की तरफ अपन एक एरो ड्रॉ कर देंगे। तो यह एरो Q का P के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बताएगा, साथ ही साथ ये बता देगा कि Q P से कितनी डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, X, Y एंड Z। जनरली जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं तो O आपका ओरिजिन होता है, और जब आप O आपका ओरिजिन है तो अपन जनरली इसी के अबाउट किसी दूसरे पॉइंट की क्या करते हैं, पोजीशन बताते हैं। जनरली अपन बोलते हैं कि लोकेट अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर 4,3। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, ओरिजिन से चलते हैं, x में 4 चलते हैं, y में क्या कर चलते हैं, 3 चलते हैं, तो अपन उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो जनरली अपन ये बोल देते हैं कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 4,3 है, पता वो कहां पर है, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो किसके रेस्पेक्ट में आए थे, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो जनरली अपन जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं तो अपन किसी भी चीज की लोकेशन, किसी भी चीज के कोऑर्डिनेट किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं, O के रेस्पेक्ट में। हालांकि पूरा नहीं बोलते, अपन बोल देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 4,3, ठीक है ना, लेकिन अपन को बोलना चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर 4,3 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O, लेकिन वो अपन खा जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O को, क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं कि जब अपन ये सिस्टम देख रहे हैं तो सब चीजों की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में बताते हैं। अब आप देखिएगा, लेट अस सपोज ये दो पॉइंट है X, ये दो पॉइंट है A एंड B, ये दो पॉइंट है A एंड B। अब मेरे को इस A की पोजीशन बतानी है, इस A का पोजीशन वेक्टर बताना है। तो जब मेरे को बोला जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो नो डाउट पोजीशन वेक्टर या पोजीशन हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होती है, लेकिन जब तक कुछ भी नहीं बोला जाएगा किसके रेस्पेक्ट में ली जाएगी, ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में। तो अगर मेरे को बोलना है पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसका मतलब मेरे को A की पोजीशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और जब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बतानी है तो मैं ओरिजिन से A की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। तो यह जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, यह वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O। लेकिन जनरली अपन कुछ भी नहीं बोला, जब अपन
ओरिजिन के हिसाब से बात करते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है कि विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हो, अपन इसको बोल सकते हैं R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A इटसेल्फ, मीनिंग ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। कहना क्या चाह रहा हूं, R1 वेक्टर क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसको मैं सिंपल भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो जब मैं सिंपल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोल रहा हूं तो इसका अपने आप मतलब है किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली बी आया, ठीक है ना, ये बी आया तो मैंने बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो अपने आप मतलब है बी की पोजीशन बतानी है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, इस ओरिजिन से बी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, इस ओरिजिन से बी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो R2 वेक्टर होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। लेकिन अब मेरे से बोला गया फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे कि किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन थी वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बता रहे थे। लेकिन अब आपसे बोला गया फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मींस अब आपको इस बी की पोजीशन बतानी है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में बतानी है तो अपन क्या करेंगे, ए से बी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। अपन क्या करेंगे, ए से बी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो वेक्टर होगा, जो ये एरो होगा, ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। और जैसे मैंने ये एरो ड्रॉ किया, यहां क्या बन गया भैया, ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल बन गया तो पता लगा फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया, फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो वेक्टर इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो R2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। तो R वेक्टर इक्वल टू हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। नो डाउट R1 वेक्टर R2 वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। बोले तो A और B दोनों का पोजीशन आपको गिवन है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो जब आपको B और A दोनों का पोजीशन वेक्टर पता है एक सेम पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो अगर आप B का A के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बताना चाहते हो तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों पोजीशन वेक्टर एक ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में होने चाहिए, समझिएगा मतलब। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या हुआ देखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A किसके इक्वल हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। लेकिन पोजीशन हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होगी, तो ये B और A का जो पोजीशन वेक्टर है ये दोनों का पोजीशन एक कॉमन पॉइंट के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्मूला लगेगा विद रेस्पेक्ट टू O और विद रेस्पेक्ट टू O। जनरली जब अपन ओरिजिन के हिसाब से बात करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अपन बोलते हैं कोटा किधर है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि बूंदी के हिसाब से बताओ, अंडरस्टूड होता है बूंदी के हिसाब से बताना। उसी तरह से
जब अपन ए और बी की पोजीशन बताते हैं तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ओरिजिन के हिसाब से। जब अपन से बोला जाता है या बी की पोजीशन बताओ तो अपने आप मतलब है ओ के रेस्पेक्ट में, ए की पोजीशन बताओ अपने आप मतलब है ओ के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप ओ के अलावा, क्योंकि ये आपका ओरिजिन था, ओ के अलावा अगर आप बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में बताना चाहेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि अब आप बी की पोजीशन ओरिजिन के अलावा किसी और दूसरे पॉइंट के हिसाब से बताना चाहते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब अपन थोड़ा सा वापस इसको एक और तरीके से देखते हैं। तो आज अपन ने एक चीज पढ़ी, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या चीज है, इज अ वेक्टर which gives the position of a point with respect to some other point। तो पोजीशन वेक्टर आपको क्या देता है, पोजीशन देता है किसी पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। लेकिन अपन पोजीशन बताने के लिए अपन बचपन से एक और काम यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स भी क्या करता है, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। समझिएगा अभी मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में केवल एक्स वाई एक्सिस ले रहा हूं, बोले तो एक प्लेन पर ही बात कर रहा हूं मैं। अभी हवा में बात नहीं कर रहा, 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं। जो चीज 2 डायमेंशनल में होगी वही चीज 3 डायमेंशनल में होगी। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो अपन से बोला गया लोकेट अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 4,3। ऐसा पॉइंट बताना है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4,3 है। अपने आप मतलब है विद ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो अपन क्या करते हैं, ओरिजिन से एक्स में चलते हैं 4 मीटर, वाई में चलेंगे 3 मीटर। अरे ये तो मैं इस पॉइंट पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। तो इन कोऑर्डिनेट्स ने क्या करा, क्या बताया, एक ही पोजीशन बताई विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट्स भी क्या बताते हैं, पोजीशन ही बताते हैं किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर वो दूसरा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं वो ओरिजिन है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, बस बोल दिया जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए आर 4,3। अपने आप अंडरस्टूड है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ही है, ठीक है। लेकिन आज अपन ने एक और चीज सीखी, क्या सीखा कि अगर मेरे को ए का ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन बतानी है तो आज अपन ने एक नई चीज सीखी है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर भी क्या करेगा, किसी पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या बताएगा, पोजीशन को बताएगा। तो पोजीशन वेक्टर भी पोजीशन को बताएगा, कोऑर्डिनेट्स भी क्या करता है, पोजीशन को बताएगा एक पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो अगर मेरे को ए का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, अंडरस्टूड है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब तक मैं नहीं बोलूंगा विद रेस्पेक्ट टू तो मेरे को अपने आप मतलब है किसके रेस्पेक्ट में बताना है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताना है। तो ठीक है, तो ए का पोजीशन वेक्टर बताना है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन से मैं क्या करूंगा, इस ए की तरफ क्या कर दूंगा, एक एरो ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो एरो होगा जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो एरो होगा ये क्या बताएगा, ये स्मॉल आर वेक्टर क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यह एरो क्या बताएगा, इस एरो की जो लेंथ है, ये जो एरो इसकी ये लेंथ बताएगी ए ओ से कितना दूर है। साथ ही साथ इस एरो का डायरेक्शन बताएगा कि ए ओ के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में आएगा। बोले तो ये आर वेक्टर इस ए की पोजीशन बता देगा ओ के रेस्पेक्ट में कितना दूर है और किस डायरेक्शन में। ये कोऑर्डिनेट भी क्या बता रहे हैं, इसकी पोजीशन कि भैया अगर ए पर पहुंचना है तो एक्स में चलो 4 मीटर, वाई में चलो 3 मीटर, आप ए पर पहुंच जाओगे। और इस आर वेक्टर से भी मैं क्या पहुंच जाऊंगा, ए पर पहुंच जाऊंगा कि भैया इतना चलो, इस डायरेक्शन में चलो तो ए पर पहुंच जाऊंगा। तो ये आर वेक्टर भी ए वेक्टर की पोजीशन बता रहा है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये कोऑर्डिनेट भी ए की पोजीशन बता रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो भैया जब ये दोनों एक ही चीज बता रहे हैं, दोनों ए का ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए।
क्योंकि दोनों एक ही चीज तो बता रहे हैं, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, ये वेक्टर के फॉर्म में, तो नो डाउट कोऑर्डिनेट्स और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो आप लोग इजाजत दें तो इस आर वेक्टर को रिजोल्व कर दूं, तोड़ दूं। तो जैसे मैं इस आर वेक्टर को रिजोल्व करूंगा, आर वेक्टर के फाइनल पॉइंट से एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। जैसे आर वेक्टर के फाइनल पॉइंट से एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मैंने बोला कि आर वेक्टर ये वाला वेक्टर और इस वाले वेक्टर का सम है, ये वाला वेक्टर और इस वाले वेक्टर का सम है। बोले तो ये और ये और ये आर वेक्टर के क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन में और ये हो गया वाई डायरेक्शन में। इसको लिखा आर एक्स वेक्टर, इसको लिखा आर वाई वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया भैया, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, आर वाई वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर इज द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो ये आर एक्स वेक्टर और आर वाई वेक्टर आर वेक्टर के क्या कहलाएंगे भैया, कंपोनेंट कहलाएंगे। आर एक्स वेक्टर किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर एक्स डायरेक्शन आई के, आर वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर वाई डायरेक्शन जे के। अब आप में से मेरे को इस डायग्राम को देखकर कौन बताएगा कि आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और आर वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। मैं आपको बता दूं आर एक्स वेक्टर क्या चीज है, ये आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या चीज है। आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस। आर वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस। तो आप फटाफट मेरे को मैसेज करिए और मेरे को बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई वेक्टर। मैं थोड़ा सा हिंट दूं, एक पॉइंट है जिसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स 4,3 है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होगा, 4,3 होगा कि इस ए पर जाने के लिए एक्स में चलना पड़ेगा 4, वाई में चलना पड़ेगा 3। इसी ए का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आया आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर क्या बताएगा, ए ओ से कितनी डिस्टेंस पर है, इस एरो की लेंथ बताएगी कि ए ओ से कितने डिस्टेंस पर है, और इस एरो का डायरेक्शन बताएगा कि ए ओ से किस डायरेक्शन में है। मजा आ गया, अनुष्का ने बहुत बढ़िया बात बोली। मैं भी थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। तो ये आर वेक्टर का लेंथ क्या बताएगा, इस एरो का लेंथ बताएगा ए ओ से किस डिस्टेंस पर है, और इस एरो का डायरेक्शन बताएगा ए ओ से किस डायरेक्शन में है। तो जब मैं इस आर वेक्टर के कंपोनेंट लेता हूं अलोंग एक्स अलोंग वाई, तो एक तरह से ये क्या हुआ, आर वेक्टर का जब मैंने एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स वेक्टर, यहां से यहां तक क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई वेक्टर। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा गौर फरमाओ, आर एक्स वेक्टर एक तरह से क्या हो गया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और भैया यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 4, क्योंकि आप यहां से यहां तक कितना चले 4 और फिर सीधा सीधा वाई में चले 3, तो यहां से यहां तक की लेंथ डिस्टेंस कितनी है 4 और ये वाली लेंथ कितनी है 3। इसका मतलब क्या हुआ, आर एक्स किसके इक्वल हो गया 4 और आर वाई कितना हो गया 3। तो भैया मैंने इस आर वेक्टर को इसके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इस आर वेक्टर को क्या करा, इसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट 4,3 है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा, 4ik प्लस 3jk। अब अगर मेरे को यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखनी है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, r इक्वल टू √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो कितनी आ जाएगी 5। ये दो 4 और 3 तो मैंने एक एग्जांपल लिए थे। अगर इसका ये कोऑर्डिनेट x और ये कोऑर्डिनेट y होता तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती, x कोऑर्डिनेट, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती, y कोऑर्डिनेट। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता, xik प्लस yjk। तो भैया लोगों ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्या, कि पोजीशन वेक्टर को किसके फॉर्म में राइट किया मैंने, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स भी पोजीशन बताते हैं और पोजीशन वेक्टर भी क्या बताता है, पोजीशन को ही बताता है। अमन
आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए। तो अगर कोऑर्डिनेट x, y है तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा एक्स आई के प्लस वाई। देखिए एक चीज मैं बोल दूं, ये और ये दोनों सेम पॉइंट के रेस्पेक्ट में होने चाहिए। कल कोई कोऑर्डिनेट आप किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोल दें और पोजीशन वेक्टर किसी और के रेस्पेक्ट में बोल दें तो ये फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा। मींस कल कोई कोऑर्डिनेट तो इसके रेस्पेक्ट में बोल दिया और पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में बोल दिया, तब r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के नहीं होगा। दोनों का रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आप एक और देखिए, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3, 4, 5। 3, 4, 5 तो मतलब x में चलो 3, y में चलो 4, z में चलो 5। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर ये आएगा। तो अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को रिजोल्व करूंगा तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट 3, y में 4, z में 5, तो क्या आएगा? 3i के प्लस 4j के प्लस 5k के। अरे ये वेक्टर अगर हवा में 3 डायमेंशनल में है तो इसको जब रिजोल्व करेंगे तो rx वेक्टर प्लस ry वेक्टर प्लस rz वेक्टर। rx वेक्टर क्या होगा? rx वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? x कोऑर्डिनेट। ry वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? y कोऑर्डिनेट। और rz वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? z कोऑर्डिनेट। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? rx वेक्टर प्लस ry वेक्टर प्लस rz वेक्टर। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? rx i के प्लस ry j के प्लस rz k के। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 4, 5 हुए तो ये क्या हो जाएगा? 3i के प्लस 4j के प्लस 5k के। आपका ये वेक्टर इन तीन वेक्टर का एडिशन है। तो क्या है? 3 चलो कौन से डायरेक्शन में? x में। फिर 4 चलो कौन से डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। फिर 5 चलो कौन से डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में। तो 3i के फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया 4j के, फिर उसके फाइनल पॉइंट पर थर्ड वेक्टर ड्रॉ किया 5k के। तो फर्स्ट वेक्टर की इनिशियल से थर्ड के फाइनल की तरफ आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो इन तीनों के वेक्टर सम को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो जिस तरह से 2 डायमेंशनल में आपने पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स को रिलेट किया, उसी तरह से अपन 3 डायमेंशन में भी रिलेट कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है। ये हवा में एक्चुअल में ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट। इसको रिजोल्व करना है। ये इसका क्या होगा? o के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। इसको रिजोल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? इससे x पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, xz प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इस वेक्टर को इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम बोल दूंगा, फिर इस वेक्टर को फिर रिजोल्व करूंगा, x पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये क्या हो गया? rx वेक्टर, ये rz वेक्टर और ये ry वेक्टर। तो मेरा r वेक्टर इन तीनों का वेक्टर सम है। तो r वेक्टर इक्वल टू rx i के प्लस ry j के प्लस rz k के। r वेक्टर क्या बताएगा? इस पॉइंट का इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन बोले तो ये बताएगा कि p o से कितनी डिस्टेंस पर है, किस डायरेक्शन में है। तो जिसके कंपोनेंट आएंगे, x वाला कंपोनेंट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट, y वाला कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट, z वाला कंपोनेंट z कोऑर्डिनेट। तो r वेक्टर इक्वल टू ये आ गया। अब अगर मेरे को केवल डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि मेरा ये r वेक्टर इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक सेकंड में आता हूं।
यहां तक क्लियर है? कोई तकलीफ है तो फरमाइए। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स। ये बहुत काम आएगा अपनी फिजिक्स के अंदर, बहुत काम आएगा कि अगर कोऑर्डिनेट x, y, z है तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? xik प्लस yjk प्लस zkk। लेकिन ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर एक ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में होने चाहिए। ऐसा ना हो कोऑर्डिनेट तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो और पोजीशन वेक्टर किसी और के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो, तब ये रिलेशन नहीं लगेगा। ठीक बात है। अब वापस थोड़ा सा आते हैं। तो अपन ने बोला कि भैया ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1, y1, z1। नो डाउट अपने आप मीनिंग है किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। अपने आप मतलब है किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। क्योंकि जब तक कुछ भी नहीं बोला जाएगा किसके रेस्पेक्ट में माने जाएंगे? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज r1 वेक्टर। तो भैया पोजीशन वेक्टर क्या होगा? किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होगा। तो मैंने बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज r1 वेक्टर, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिन से क्या कर दूंगा? ए की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दूंगा। तो ये एरो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। बी का ओ के रेस्पेक्ट में बताना है तो बी से ओ की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दूंगा। ये r2 वेक्टर हो गया। ये r1 वेक्टर और ये कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों ए का ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे। और जब ये दोनों के दोनों ए का ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो अभी अभी पढ़कर आए हैं कि अगर कोऑर्डिनेट x, y, z है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? xik प्लस yjk प्लस zkk। तो क्या हो जाएगा? r1 वेक्टर इक्वल टू x1ik प्लस y1jk प्लस z1kk। Similarly, position coordinates of B are x2, y2 and z2 with respect to origin। और B का O के रेस्पेक्ट में ही पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा? r2 वेक्टर इक्वल टू x2ik प्लस y2jk प्लस z2kk। अब आपको बोला गया फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। आपको बोला गया अब B की पोजीशन बताइए A के रेस्पेक्ट में। अगर मैं थोड़ी सी आपको बाउंसर बात बोलूं तो बाउंसर बात ये कि अब B की पोजीशन बतानी है A के रेस्पेक्ट में। मींस A मेरा ओरिजिन बन गया। एक्चुअल में तो ओरिजिन ये गिवन था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो B की पोजीशन बताऊंगा A के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं एक तरह से वो ओरिजिन बन जाता है। एक्चुअल में तो ओरिजिन ये था, लेकिन अब बात करनी है ए के रेस्पेक्ट में। तो बी की पोजीशन बतानी है ए के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा? ए से बी की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दूंगा। तो यह एरो क्या देगा मेरे को? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। और भैया डायग्राम के हिसाब से पता लगता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए किसके इक्वल आने वाला है?
किसके इक्वल आने वाला है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वेक्टर पढ़ा होगा ना किसी जमाने में, तो R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया, पोजीशन, कहने का मतलब क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ B with respect to O minus position vector of A with respect to O। तो भैया अब जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं वो समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो भूल जाना, थोड़ी देर बाद समझ में आएगी या कुछ दिनों बाद समझ में आएगी। गौर फरमाइएगा, ए और बी दोनों का पोजीशन मेरे को ओ के रेस्पेक्ट में दे रखा था, मींस R1 वेक्टर और R2 वेक्टर मेरे को गिवन थे मींस मेरे को शुरू में ही क्या किया गया था, ओ को ओरिजिन बोला गया था कि ओ ओरिजिन है। लेकिन अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि यार ओ के रेस्पेक्ट में ए और बी की पोजीशन बता दी गई है, अब आप क्या कीजिए, बी की पोजीशन बताइए विद रेस्पेक्ट टू ए। तो जैसे ही ए के रेस्पेक्ट में बात की तो ए क्या बन जाएगा, ओरिजिन। ए क्या बन जाएगा, ओरिजिन। और जैसे ही ए ओरिजिन बनेगा यह अपनी वैल्यू क्या लेगा, 0। अरे अरे क्या हुआ, कोई स्पेशल बात थोड़ी बोल दी, कैसे नहीं बोली। जब अपन ओ को ओरिजिन ले रहे थे तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या बोलते थे भैया, 0,0,0। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, अरे ओ का ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जिसको अपन ओरिजिन लेके चलते हैं वो अपनी वैल्यू क्या लेके चलता है, 0। तो इसको ओरिजिन लिया था, इसके हिसाब से इन दोनों की वैल्यूज दे दी। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि नहीं मेरे को बी की वैल्यू बताओ ए के रेस्पेक्ट में, लेकिन वैल्यूज तो बी और ए दोनों की किसके हिसाब से दी हुई है, इसके हिसाब से। अब बी की बतानी है ए के हिसाब से, तो जैसे ही ए के हिसाब से बतानी है तो ए ओरिजिन बन गया, और जब ए ओरिजिन बन गया तो ए अपनी वैल्यू क्या मान के चलेगा, 0 मान के चलेगा। और जैसे ए अपनी वैल्यू 0 मान के चलेगा तो अब बी की ए के रेस्पेक्ट में वैल्यू बतानी है, तो बी की ओ के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू थी उसमें से क्या करनी पड़ेगी, ए की ओ के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू थी उसको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही ए को माना, ए अपने आप क्या मान के चलेगा, 0। बोले तो एक तरह से R1 वेक्टर किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। अब R1 वेक्टर 0 में कन्वर्ट हो गया, तो चूंकि B की पोजीशन O के रेस्पेक्ट में गिवन थी, तो अब B की A के रेस्पेक्ट में वैल्यू बताने के लिए B की O के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू थी उसमें से A की O के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, मैथमेटिकली मैंने आपको समझा दिया, ग्राफिकली समझा दिया, लेकिन मैं अब समझाना चाह रहा हूं कॉन्सेप्चुअली हो क्या रहा है। और जो कॉन्सेप्चुअली समझेगा ना उसी को पता लगेगा, उसी से न्यूमेरिकल होंगे। इन फॉर्मूले से तो बस फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला क्या कहते हैं वो समझ में आना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला कहते हैं कि भैया जब O को ओरिजिन लिया था ना, A का पोजीशन वेक्टर आया था R1, B का पोजीशन वेक्टर आया R2, लेकिन जैसे A का पोजीशन वेक्टर आ गया R1, B का पोजीशन वेक्टर आ गया R2। अब अपन A के हिसाब से बात करेंगे तो A 0 हो गया। अब A 0 हो गया तो B की A के हिसाब से वैल्यू बतानी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसकी ये जो वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अरे यूं समझिए, देखना ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, x डायरेक्शन में है, इसके कोऑर्डिनेट 2,4 है, इसके कोऑर्डिनेट 5,0 है, 2,0 है, इसके कोऑर्डिनेट 5,0 है। लेकिन अगर मैं B के A के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट बोलता तो B के A के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट बोलता, बोलते तो एक तरह से ये 0 हुआ और ये 0 हुआ, तो यहां से यहां तक चलूंगा तो कितना आया, 3 आया। अब ये 3 कैसे आया, एक्चुअल में तो मेरे को वैल्यूज ये 5 और 2 किसके हिसाब से दे रखे थे, इसके हिसाब से। तो यहां से यहां तक 5 था, यहां से यहां तक 2 था, लेकिन जैसे मैंने A को ओरिजिन बोला तो ये जो 2 आया इसको उसने क्या मान लिया, 0। और जब 2 को 0 माना तो 5 को क्या मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा। मींस जिसको भी आप ओरिजिन लेंगे वो अपनी वैल्यू 0 मान के चलेगा, और अब दूसरे की वैल्यूज में से वो जो खुद की वैल्यूज दे रखी थी उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इनिशियली में इसको रेफरेंस पॉइंट बोला हुआ है,
इसके हिसाब से डाटा दे रखे, लेकिन आपको इसके हिसाब से डाटा निकालने हैं, तो इसके हिसाब से जो डाटा दिए गए थे उस डाटा में से इसका खुद का डाटा क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तालेड़ा और कोटा बूंदी से एक ही डायरेक्शन में, तालेड़ा 18 किलोमीटर है, कोटा 35 किलोमीटर है, लेकिन ये किसके हिसाब से, बूंदी के हिसाब से। बूंदी को जीरो लेते हुए तालेड़ा 18 किलोमीटर, बूंदी को जीरो लेते हुए कोटा 35 किलोमीटर। लेकिन जब तालेड़ा के हिसाब से बात करेंगे तो या तो तालेड़ा से फीता डालो या दिमाग लगाओ क्या कि यार बूंदी से जब नाप रखा है तो हम तालेड़ा से नापने के लिए क्या करें, कोटा की जो बूंदी से डिस्टेंस है उसमें से क्या करेंगे, तालेड़ा की बूंदी से जो डिस्टेंस उसको सबट्रैक्ट कर दें, क्योंकि जैसे तालेड़ा के हिसाब से बात करेंगे तालेड़ा क्या बन गया, 0। बोले तो 18 किलोमीटर किसमें कन्वर्ट हो गया, 0 में। जब 18 किलोमीटर 0 में कन्वर्ट हो गया तो 35 किलोमीटर कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 17 किलोमीटर में। तो मीन्स अगर आपको पहले से ही रेफरेंस पॉइंट गिवन है और उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपको डाटा दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि नहीं अब ओ को रेफरेंस नहीं लेकर हमको इसके हिसाब से बात करनी है, तो इसके हिसाब से बात करने का मतलब अब ये ओरिजिन बन गया, ये अपनी वैल्यू 0 मान के चलेगा, और जब ये अपनी वैल्यू 0 मान के चलेगा तो इसके हिसाब से वैल्यूज निकालने के लिए इसके हिसाब से जो वैल्यूज थी उसमें से इसके हिसाब से जो वैल्यूज थी उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, ज्यादा नहीं आया होगा। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, किसी दिन और वापस फिर से समझाऊंगा। अभी तो वापस बैक टू द पेविलियन आ जाए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या था, x2i क्यूब प्लस y2j क्यूब प्लस z2k क्यूब। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या है, x1i क्यूब प्लस y1j क्यूब प्लस z1k क्यूब। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1i क्यूब प्लस y2 माइनस y1j क्यूब प्लस z2 माइनस z1k क्यूब। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। अब इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो इस एरो की लेंथ बतानी है। ये एरो की लेंथ क्या देगी, B का A से डिस्टेंस पर। तो मेरा ये पोजीशन वेक्टर इन तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वेक्टर सम है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, x वाला जो कंपोनेंट है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस y वाला जो कंपोनेंट है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस z वाला जो कंपोनेंट है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये क्या देगा, डिस्टेंस ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, कि B A से कितनी डिस्टेंस पर है। और मैं आपको बताऊं ये फॉर्मूला अपन बचपन में पढ़कर आए, डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़कर आए होंगे, शायद 10th लेवल पर आपने पढ़ा होगा। अगर इसके कोऑर्डिनेट 4,3, इसके कोऑर्डिनेट 5,4 है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस के लिए आपने 10th में पढ़ा होगा अंडर रूट 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। शायद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद आ रहा हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये वो डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। बस यहां पर पॉइंट, दोनों पॉइंट एक प्लेन पर न होकर हवा में भी हो सकते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो आज इतना सा पढ़ते हैं। ये मैंने बहुत गजब की चीज बताई है, पोजीशन वेक्टर। और लास्ट में जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। जिस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि जैसे ही इसके हिसाब से बात की थी ये ओरिजिन था, लेकिन क्वेश्चन करने के ड्यूरेशन में मेरे को इसके हिसाब के इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, इससे ज्यादा फायदा हो रहा है, बोले तो इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो ज्यादा इजी हो जाता है। तो जैसे मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा ये अपनी वैल्यू क्या लेगा, 0। जैसे मैंने इसके हिसाब से बात की, एक तरह से ये ओरिजिन बन गया,
तो ये कोऑर्डिनेट भी एक तरह से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0,0,0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब x1 0,0 में कन्वर्ट, x1 0 में कन्वर्ट हो गया, y1 0 में कन्वर्ट हो गया, z1 0 में कन्वर्ट हो गया, तो इस b के इसके रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो x2 माइनस x1 आ जाएंगे। ये क्या है बेसिकली, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन। तो पोजीशन वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या देगा, x कोऑर्डिनेट। तो इसका इसके रेस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x2 माइनस x1, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y2 माइनस y1, z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, z2 माइनस z1, x1 y1 z1 x2 y2 z2 इसके रेस्पेक्ट में थे। लेकिन जैसे इसके रेस्पेक्ट में बात की तो ये अपने कोऑर्डिनेट 0 मान के चलेगा। अब ये बोलेगा कि जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में गिवन होंगे तो मेरे रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करने के लिए उन कोऑर्डिनेट्स में से मैं अपने कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, बी का पोजीशन है r2 वेक्टर, ये दोनों पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में। लेकिन जैसे ही ए के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ए अपना पोजीशन वेक्टर क्या मान के चलेगा, 0। तो एक तरह से r1 0 में कन्वर्ट हो गया। तो अब b का इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बताने के लिए b का इसके रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर था उसमें से क्या करेंगे, इसका खुद का o के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर था उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आज इतना से पढ़ते हैं, कल आगे पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए।